हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम वीडियो देखने वाले हैं डिफेंसिव डिटेक्टिव टी, जो कि है आलोक रंजन जी की वीडियो है। आलोक रंजन मेरे बड़े भाई हैं, तो उनकी वीडियो है ये। और हम चल के ये वीडियो देखने वाले हैं। ये किसी किसी एक डिसइंफो पाकिस्तान एक्सपोज समथिंग करके है। तो आखिर क्या है ये वीडियो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अगर आलोक भाई ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। आलोक भाई, मैं आपकी सारी वीडियोस पे रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा ही हूँ, बहुत छोटा हूँ। आपके नंबर की कंपैरिजन में मेरा कोई नंबर ही नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि आप, हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ। आपको भी घर संभालना होता है, मुझे भी घर संभालना होता है। तो मैं नौकरी के चक्कर में और उस जिम्मेदारी, घर संभालने की जिम्मेदारी में मैं इतना उलझ जाता हूँ कि हर टॉपिक कवर करूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने ही मुझसे कहा था कि यार, इंसान अपनी जिम्मेदारी और अपने काम से फ्री हो नहीं पाता है। वही मेरी एक मजबूरी है, जिसकी वजह से मैं आपकी आई थिंक आपने बहुत सारी वीडियोस डाली थी, मैं उन सारी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दे पाया। इस वीडियो में मैं रिएक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा था आपने ये डाली थी। तो मैंने कहा कि चलो इस पर चल के आलोक भाई की वीडियो पे रिएक्शन दिया जाए। ठीक है, तो ये उनके लिए बाय द वे, अगर वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो अक्सर मेरी वीडियो देखते हैं और मुझसे कहते भी हैं आलोक भाई कि मैं तुम्हारी वीडियो देखता रहता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देखें आलोक भाई, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ज़रूर एनीवे कमेंट सेक्शन में जाके। चल के ये वीडियो देखते हैं। एज़ यूजुअल आलोक भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। फैक्ट्स और डिफेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है आलोक भाई को। अगर आप इनको नहीं जानते हैं, इनका नाम है डिफेंसिव डिटेक्टिव आलोक रंजन जी हैं, जो चलाते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। आप जाके इनके चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा है। मैं वैसे जानता हूँ कि 95% यहाँ पे ऑलरेडी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जाके उनका चैनल देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। चलो फिर चल के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, दूसरों में शेयर करना और सब्सक्राइब तो कभी भी कर देना। कोई कोई नहीं है, अगर आज से 2 हफ्ते बाद करना है, 2 हफ्ते बाद कर देना। कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें। चलो मैं शुरू करते हैं, ठीक है। 3 2 1 गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो के टाइटल को देखकर आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भाई आज के इस एपिसोड में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो भाई डिसइंफो लैब का नाम सबसे पहले जब आता है ना सामने, तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है हमारे पाकिस्तानी बंधु। क्योंकि हर जगह ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह वो कमेंट करते हैं कि भाई डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की फेक न्यूज थी, फेक न्यूज का जो रैकेट था, वो डिसइंफो लैब ने एक्सपोज कर दिया भारत को इस पर। तो भाइयों, इसी डिसइंफो लैब ने भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकवाद की फंडिंग करने, भारत में अस्थिरता फैलाने, भारत में हिंसा फैलाने और भारत की छवि को खराब करने के एक बड़े इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है इसी डिसइंफो लैब ने। डिसइंफो लैब की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया है। इसमें बताया है डिसइंफो लैब ने कि भाई पाकिस्तान, कतर और तुर्की की सरकारें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा, तुर्की की न्यूज एजेंसी टीआरटी और आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड इस इंटरनेशनल रैकेट में जो भारत के खिलाफ फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैला रहा था उसमें शामिल हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तान के गठजोड़ की बात कितनी ज्यादा अहम है, इसका अंदाजा आपको डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के इस कवर पेज से हो जाएगा। मुस्लिम ब्रदरहुड्स नेक्स्ट स्टार्टअप कश्मीर, सागा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री एंड वल्चर एक्टिविज्म, यानी कश्मीर में मुस्लिम ब्रदरहुड का अगला स्टार्टअप। इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पूरी तरह से कश्मीर के ऊपर है, पूरे नेक्सस की जानकारी दी गई है। कौन कौन से पाकिस्तानी किरदार हैं, कौन कौन से तुर्की के किरदार हैं, कौन कौन सी मीडिया एजेंसियां इसमें शामिल हैं और इन सबका कनेक्शन
मुस्लिम ब्रदरहुड से है। इसलिए पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जानना होगा। तभी आपको भारत के खिलाफ इस बड़े षड्यंत्र के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना करीब 93 साल पहले इजिप्ट में की गई थी। हेडक्वार्टर उसका कायरो में था, लेकिन अब कहां है इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस पर बैन लगाया जा चुका है। कई देश इसे आतंकवादी संगठन टेररिस्ट घोषित कर ऑर्गेनाइजेशन चुके हैं। इसमें इजिप्ट, सऊदी अरब, रूस, यूएई, सीरिया और बहरीन जैसे देश हैं। ऑस्ट्रिया भी इस पर बैन लगा चुका है। अमेरिका भी इसे आतंकवादी संगठन बहुत जल्द घोषित करने वाला है। इस पर जब ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तभी काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी संसद में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला एक बिल भी पेश किया जा चुका है। और जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से ये लगातार मांग उठ रही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी रूस और बाकी कई देश इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। मैं आपको अमेरिकी संसद में इससे जुड़ा जो बिल पेश हुआ था उसे दिखा देता हूं। 114वें कांग्रेस के पहले सेशन में S-2230 नाम से अमेरिकी सीनेट में बिल पेश किया गया 3 नवंबर 2015 को। इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की बात कही गई थी। इस बिल का नाम दिया गया था मुस्लिम ब्रदरहुड टेररिस्ट डेजिग्नेशन एक्ट ऑफ 2015। क्या बात इस बिल में बताया गया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड को क्यों अमेरिका में आतंकी संगठन घोषित करना जरूरी है। देखिए, अमेरिकी बिल में लिखा गया था कि कई देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। साल 1980 में सीरिया के अलेप्पो में, जून 1979 में 83 जवानों के नरसंहार के बाद सीरिया की सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया और कानून बनाया कि जिसने भी इस संगठन की मेंबरशिप ली उसे मौत की सजा मिलेगी। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2003 में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन करार दिया और रूस में इसे ऑपरेट करने पर बैन लगा दिया। इसी तरह साल 2013 में इजिप्ट की कोर्ट ने भी इसे बैन किया और आधिकारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया। सऊदी अरब ने साल 2014 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूएई ने भी इसे आतंकी संगठन की अपनी लिस्ट में डाल दिया। बहरीन ने भी साल 2014 में ही इसे आतंकी संगठन घोषित करने के यूएई और सऊदी अरब के फैसले का सपोर्ट किया। इधर अमेरिकी लॉ मेकर्स भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। तो मान के चलिए कि जब बिल पेश हो चुका है तो बहुत जल्द बाइडेन इस पर फैसला दे देंगे। अमेरिका भी इसे बैन करेगा और आतंकवादी संगठन घोषित कर देगा। ये जो भी दस्तावेज मैंने आपको दिखाए हैं या फिर आगे इस वीडियो में जो भी दस्तावेज मैं दिखाने वाला हूं, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में इतना सब कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जिससे ये आप सब समझ सके कि पूरी दुनिया के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन कितना खतरनाक है और आने वाले भविष्य में ये और कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी इससे मिल चुका है और ये भारत के खिलाफ उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में हर उस चेहरे को, हर उस संगठन को, पाकिस्तान के हर उस किरदार को बेनकाब किया है जो इस वक्त भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अल जजीरा और तुर्की की न्यूज एजेंसी TRT जैसी बड़े मीडिया हाउसेस के जरिए फेक न्यूज दी जा रही है। कश्मीर पर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। 111 पन्नों की इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी मुख्य बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको पाकिस्तान की साजिशों के बारे में पता चलेगा और पाकिस्तानी PM इमरान खान का चेहरा भी इस पर बेनकाब होगा। देखिए, यह है इस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। इसमें बताया गया है कि पिछले साल सितंबर में मुस्लिम ब्रदरहुड नेक्सस ने भारत के खिलाफ बाइकॉट कैंपेन की शुरुआत की थी। इसमें फ्रांस के अलावा सऊदी अरब और UAE को भी टारगेट किया गया था। इस कैंपेन को तुर्की और पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्रीज का सपोर्ट था। ये कतर, तुर्की, पाकिस्तान के नेक्सस QTPI के जरिए मुस्लिम ब्रदरहुड का पहला ओपन कैंपेन था। इसमें फेक तस्वीरें, फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। ये कोई साधारण प्रोपेगेंडा नहीं था, ये मुस्लिम ब्रदरहुड की मजबूती का एक तरह से टेस्ट था और इसमें अल जजीरा जैसा बड़ा न्यूज नेटवर्क भी शामिल था। आपको बता दूं कि अल जजीरा कतर का न्यूज मीडिया हाउस है। इसमें कतर के जो राजा हैं, जो कतर की रॉयल फैमिली है, उनका पैसा लगा हुआ है। इसके जरिए ये पता चला कि मुस्लिम ब्रदरहुड न सिर्फ इंडिया पहुंच चुका है बल्कि उसका इरादा यहाँ गहरी जड़ें जमाने का है। इनका असली मकसद बहुत जल्द सामने आ गया जब बोस्निया के साराजेवो में दिसंबर 2021 में कश्मीर मुद्दे पर एक ट्राइब्यूनल का आयोजन किया गया।
डिसइंफो लैब ने बताया है कि कश्मीर मुद्दा उठाकर ये अपना बैंक बैलेंस मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले फिलिस्तीन में भी ऐसा ही करके इन्होंने 10 साल तक अपनी इंडस्ट्री चलाई है। अब वो नए लोकेशन की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं और नया लोकेशन है कश्मीर, और इसी के लिए उन्होंने बीडीएसएम नाम के टूल का इस्तेमाल किया, यानी बायकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शन मूवमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के लिए कश्मीर नया नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज्यादा फंड रेजर्स कश्मीर के नाम पर चलाए जा रहे हैं। इनमें एक्टिविस्ट्स हैं, एनजीओ हैं, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये लोग कोई ग्राउंड पर असली काम नहीं करते, बस मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए। जैसा कि इन्होंने भारत में कोविड रिलीफ के नाम पर, जिसमें इमाना नाम की संस्था थी, मुस्लिम एड, छोटे छोटे लोगों से पैसों की अपील, इससे करोड़ों डॉलर्स इन लोगों ने जमा किए, और ये भी डिसइंफो लैब ने बताया था, और वो पैसे इनकी जेब में गए। जिनके नाम पर वसूले गए उन तक पैसे पहुंचाए ही नहीं गए। यानी एक तरफ इनका प्रोपेगेंडा भी चल रहा है और इनकी जेब में करोड़ों रुपए मुफ्त में आ रहे हैं। कश्मीर को मुद्दा बनाकर ये लोग और भी बड़ा अपना ये बिजनेस फैलाना चाहते हैं, और इस बार उन्होंने ऐसा ही किया है। कश्मीर को मुद्दा बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर इस पर एक टूल किट जारी की गई है, और इस टूल किट में 5 हथियार हैं या 5 ऐसे कदम हैं जिनको धीरे धीरे उठाया गया है भारत के खिलाफ, भारत की छवि को बदनाम करने, खराब करने और भारत की छवि को बदलने के लिए। इस टूल किट का सबसे पहला हथियार था भारत की छवि खराब करने का अभियान। इसके जरिए कोशिश महात्मा गांधी और उनकी अहिंसा की छवि को खराब करना, जिससे भारत की सॉफ्ट होने की छवि को बिगड़ा जाए और फिर उसे एक कट्टर देश की छवि में पेश किया जाए। इसके लिए योगा और चाय, जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, उसको निशाना बनाया गया, और ये सब हुआ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज राइट्स और वुमेन राइट्स के नाम पर। इसके बाद इस्लामोफोबिया को आगे लाया गया, जबकि असलियत में ये पूरी तरह फर्जी है और कई बार ये एक्सपोज हो चुका है। इसमें न्यूज मीडिया को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ भारतीय मीडिया भी हैं। इनके जरिए अपनी बातों को सही ठहराने के लिए सबूत के तौर पर इनका इस्तेमाल किया गया है। फिर फर्जी और खुद से बनाए गए दस्तावेजों की सीरीज शुरू की गई। इसमें इंडिविजुअल केसेस, मतलब जैसा किसी हिंदू और मुस्लिम की आपसी लड़ाई हो, वो चाहे किसी भी वजह से हो, उसे हाइप करना शुरू किया गया। इसे मजहबी रंग दिया गया, जिससे धीरे धीरे ये सारा नैरेटिव सेट हो सके। तीसरे नंबर पर लाया गया फासिस्ट शब्द को, यानी भारत की सरकार को फासिस्ट बताओ, जिसका पश्चिमी देशों पर भी असर पड़ेगा। इस नैरेटिव को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाया गया। इसके लिए कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाने के लिए फेक न्यूज और फर्जी स्टोरीज बनाई गई। चौथे नंबर पर टूल किट के जरिए एक विलेन को क्रिएट किया गया, जिससे योगा और चाय वाली जो सॉफ्ट इमेज है भारत की, उसे हिंदुत्व से बदला जा सके। मतलब जैसे रेडिकल इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम है, वैसे ही भारत की छवि को कट्टर हिंदूवादी दिखाने की और उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो 2 शब्द हैं, फासिस्ट और इस्लामोफोबिया, ये जब आपने सुने तो आपको दुनिया के किस नेता का नाम जो है वो सबसे पहले आपको याद आया या आपकी जबान पर आया? जी हाँ, इमरान खान। इमरान खान, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले काफी लंबे वक्त से इमरान खान फासिस्ट और इस्लामोफोबिया नाम के ये 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुत जमकर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये पूरा नेक्सस ही तुर्की, पाकिस्तान और कतर का है, तो फिर ऐसा होना लाजमी है। डिसइंफो लैब के मुताबिक आखिर में जब इस्लामोफोबिया और फासिज्म का नैरेटिव सेट हो गया, तब जेनोसाइड यानी नरसंहार को उतारा गया, जिससे भारत की छवि पर आखिरी हमला किया जा सके। और जेनोसाइड वाली स्टोरी कहां फिट बैठेगी? तो जी, कश्मीर में। मुस्लिम ब्रदरहुड के जितने भी फ्रंट हैं, उन सब ने मिलकर, जिसमें मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं, कश्मीर से आने वाली खबरों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें फर्जी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या किया गया? अगर कश्मीर में मान लीजिए किसी शख्स की हत्या आतंकवादियों ने की, तो उसे इस तरह से प्रचारित किया गया फेक न्यूज के जरिए कि उसे भारतीय सेना ने मारा है। जितने भी मुस्लिम ब्रदरहुड बड़े हरामी लोग हैं, उन सब के डायरेक्ट संबंध आतंकी संगठनों के साथ पाए गए हैं, और यही नहीं, ये सब आतंकी ग्रुप्स की फंडिंग भी करते पाए गए हैं। भारत के खिलाफ इस षड्यंत्र की पूरी क्रोनोलॉजी भी डिसइंफो लैब ने समझाई है, और इसमें शामिल किरदार भी बताए हैं। जैसे पहले कदम में, जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर को डेंट पहुंचाना शामिल था, जैसे महात्मा गांधी, अहिंसा, योग, चाय। इसमें की प्लेयर्स कुछ संस्थाएं थी, और इसमें 2 लोगों के नाम है, पीटर फ्रेडरिक और भजन सिंह भिंडर का। ये दोनों ही नामों को आप जानते हैं, ये दोनों ही भारत विरोधी कामों के लिए जाने जाते हैं। भजन सिंह भिंडर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध किसी से छुपे नहीं है, और ये खालिस्तान का समर्थक है। दूसरे कदम में जो फासिस्ट नैरेटिव बनाने का काम है, डिसइंफो लैब के मुताबिक इसमें की प्लेयर्स जो हैं वो हैं इमरान खान, ISI,
पीटर फ्रेडरिक और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार सीजे वर्लेमैन। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों इमरान खान भारत की सरकार को फासिस्ट सरकार बताते रहते हैं और क्यों बार बार आरएसएस का नाम लेते रहते हैं और क्यों सीजे वर्लेमैन कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। तीसरा कदम यानी इस्लामोफोबिया का नैरेटिव, इसके की प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी फौज की आईएसपीआर, अल जजीरा, मुस्लिम ब्रदरहुड और डोटो डेटाबेस। चौथा कदम जो है हिंदुत्व को विलन बताना, इसके की प्लेयर्स हैं आउडरे ट्रुशके, सीजे वर्लेमैन, डैनियल खान और कैरिन फिशर। इन लोगों को भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग लगातार हिंदुत्व को बुरा बताने का काम अपने आर्टिकल्स, अपनी बातों, अपनी ट्वीट के जरिए लगातार करते रहते हैं। और पांचवा कदम है जेनोसाइड का नैरेटिव सेट करना। इसके की प्लेयर्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात इस्लामी, पाकिस्तानी फौज की आईएसपीआर, फरहान मुजाहिद चक और हकान कैमूज। इनका काम है लगातार कश्मीर पर फर्जी खबरें चलाना, भारतीय सेना के खिलाफ काम करना। अब जो ये दो नाम सामने आए हैं, फरहान मुजाहिद चक और हकान कैमूज का, ये दोनों इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ जो भारत के खिलाफ रचा गया है, इसके दो सबसे बड़े चेहरे हैं। इनके साथ एक टीम है और ये सारे लोग मिलकर, टीम इनके नीचे काम करती है और ये दो लोग एक तरह से मास्टरमाइंड हैं। एक तरह से जो मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकवादी संगठन है, ये उसका दिमाग है। ये नैरेटिव सेट कराते हैं कि कब भारत के खिलाफ कौन सी फेक न्यूज चलानी है, कब भारत के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा करना है। फरहान मुजाहिद चक पाकिस्तानी मूल का है, कतर में रहता है। इसने डरहम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, यूके की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, कनाडा की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और डिप्लोमा किया हुआ है। ये राइटर भी है, कतर यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुका है। और सबसे अहम बात, तुर्की के मीडिया हाउस टीआरटी वर्ल्ड और कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा में भी काम कर चुका है। अब आते हैं हकान कैमूज पर। इसकी नागरिकता ब्रिटिश है, लेकिन ये है तुर्किश मूल का। लंदन से इसने अपनी पढ़ाई की है। स्टोक वाइट कंसल्टेंसी, टर्किन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के परिवार से इसके सीधे संबंध है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में शामिल एक संगठन से भी इसका संबंध है। अब इन दोनों के संबंध पाकिस्तान, तुर्की, ब्रिटेन, कतर, कनाडा, चीन और रोम की कई संस्थाओं से है। जैसे हकान कैमूज ब्रिटेन के स्टोक वाइट संगठन का फाउंडर है और टर्किन फाउंडेशन जो यूके में है, उसका पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुका है। स्टोक वाइट का संबंध लीगल फोरम वॉर कश्मीर नाम के संगठन से है, जिसका चेयर अली नवाज चौहान है जो पाकिस्तानी है। वहीं टर्किन फाउंडेशन का सीधा संबंध तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से है। वहीं अगर फरहान मुजाहिद चक की बात करें तो ये कश्मीर सिविटास नाम के संगठन का सेक्रेटरी जनरल है। इस संगठन का संबंध कश्मीर को लेकर बनाए गए कई संगठनों से है और ये पाकिस्तान के भी कई संगठनों के साथ लगातार काम कर रहा है, जैसे इस्लामिक पॉलिसीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद, KIIR पाकिस्तान और मसूद खान। मसूद खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट प्रतिनिधि रह चुके हैं और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये सभी मिलकर फेक न्यूज बनाते हैं और इसे दुनिया भर में फैलाते हैं और फैलाने का इनका तरीका भी बड़ा जबरदस्त है। ये बड़े बड़े आधिकारिक जो इनके नेटवर्क में लोग शामिल हैं, जो रैकेट में शामिल हैं, वहां से वो इस खबर को कभी ट्वीट कराएंगे, कभी किसी बड़े न्यूज़पेपर के जरिए, किसी बड़ी न्यूज वेबसाइट के जरिए इस पर आर्टिकल लिखवाएंगे, ताकि ये जो पूरा ताना बाना भारत के खिलाफ षड्यंत्र का रचा गया है उसे सही साबित कराया जाए। और कश्मीर में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रिटेन में रेप के दोषी पाए गए नजीर अहमद, गुलाम फई जो ISI का एजेंट है, हुमा डार। अच्छा देखिए, ये लोग कितने बेगैरत हैं। जिस कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने का ढोंग ये करते हैं, उसी कश्मीर की महिला का इसी नजीर अहमद ने रेप किया। ब्रिटेन की लेबर कंडक्ट कमेटी ने नजीर अहमद को रेप का दोषी पाया। जिस महिला का रेप किया वो कश्मीरी थी और उसे मदद मांगने गई थी। रिपोर्ट ने बताया है कि ये उदाहरण है वल्चर एक्टिविज्म का, यानी गिद्धों की जमात का, जो न सिर्फ पैसों के भूखे हैं बल्कि अपने पद का इस्तेमाल शोषण के लिए भी करते हैं। गुलाम नबी फई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने की वजह से जेल भी जा चुका है, वो भी इस रैकेट में शामिल है। इसके अलावा हुमा डार जो कि UC बर्कले में लेक्चरर है और एडजंक्ट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, हुमा डार का परिचय जरा जान लीजिए। हुमा डार के पिता पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। उसकी बहन आलिया फारूक खान, उसका ससुर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में कर्नल रह चुका है।
हुमा डार खालिस्तानी समर्थक है और वो लगातार खालिस्तान के लिए काम करने वालों का साथ देती रही है। अच्छा, डिसइंफो लैब ने इस रिपोर्ट में अपने आप को बड़ा पाक साफ बताने वाले अल जजीरा न्यूज चैनल की भी पोल खोल कर रख दी है। अल जजीरा न्यूज चैनल और अल जजीरा की वेबसाइट, ये दोनों मिलकर फेक न्यूज चलाते हैं। अल जजीरा बाय सब भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, और उसमें अल जजीरा पूरी तरह से, पूरा मीडिया हाउस पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो डिसइंफो लैब ने अल जजीरा की पोल भी इसमें खोल कर रख दी है। अक्टूबर 2021 में जो एंटी इंडिया बायकॉट कैंपेन चलाया गया था, उसमें अल जजीरा ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इसका पूरा प्लान मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को टारगेट करते हुए फेक न्यूज फैलाना और प्रोपेगेंडा फैलाना अल जजीरा का इतिहास रहा है। वो हमेशा भारत का गलत मैप दिखाता है। आमतौर पर विदेशी मीडिया वो नक्शे दिखाते हैं जो यूएन ने तय किए हुए हैं, लेकिन जब भारत का नक्शा दिखाने की बारी आती है तो वो यूएन के नक्शों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो उसने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी भारत का हिस्सा नहीं बताया है। डिसइंफो लैब्स ने बताया है कि किस तरह उसने 1947 में, जब एक रिफ्यूजी परिवार अमृतसर से लाहौर जा रहा था, उस फोटो का इस्तेमाल उसने उस खबर में किया जिसमें दावा किया गया था कि आरएसएस के लोगों ने जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान की हत्या की है, जिसकी वजह से दंगे हो सकते थे। यह है अल जजीरा का वो आर्टिकल जिसे रिफत फरीद ने 6 नवंबर 2017 को पब्लिश किया था। इसी तस्वीर का इस्तेमाल उसने अपने फायदे के लिए किया। बाद में उसे हटाना पड़ा क्योंकि पोल खुल गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका फैक्ट चेक किया, ये फर्जी खबर निकली। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अल जजीरा ने इस तस्वीर का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये है वो पूरा रैकेट जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और कतर शामिल हैं। ये लोग भारत के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र क्या मेहनत कर रहे हैं सर। धीरे धीरे ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये सालों का काम है, और ये धीरे धीरे करके भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत की छवि को बदलना चाहते हैं, जिससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके और इसके नाम पर पैसे कमा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई, अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, बिल्कुल, जिससे सही और सटीक जानकारी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है भाई, तो इससे लड़ने के लिए, इसमें जीत हासिल करने के लिए इसका दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना इस वीडियो का बहुत जरूरी है। तो इसे धड़ाधड़ लाइक करें, धड़ाधड़ शेयर करें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाने से पहले भाई, जो लोग नए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज उनसे गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोग के पास सही और सटीक जानकारी वाले मिलते रहें। तो भाई, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। भाई, मैं बस एक चीज नोटिस कर रहा था इस वीडियो में कि कितनी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी होगी आलोक भाई को। शिट यार, मतलब, और कितना 111 112 पेज का उन्होंने पढ़ा। मैं 10 पेज भी नहीं पढ़ सकता भाई। मैं द रीज़न वाई आई कैन नॉट मेक वीडियोज़ लाइक आलोक भाई कि 112 पेज का उन्होंने पढ़ा है भाई। मैं 5 पेज का भी नहीं पढ़ सकता। अमेजिंग यार। तो डिसइंफो लैब ने जो काम किया है वो तो मतलब काबिले तारीफ काम किया है। इतना बारीकी से एनालाइज करके उस चीज़ को निकालना, अमेजिंग जॉब। उसके बाद आलोक भाई ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब इतना रिसर्च करा है यार। आई गेस मेरे पूरे चैनल की वीडियोस को कंपाइल करो तो वो इस वीडियो के बराबर नहीं है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत रिसर्च करा है। और डिसइंफो लैब ने कितने अच्छे से मतलब वो डाल के एक अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके बहुत अच्छे तक ग्राफ दे के बनाए हैं। बहुत ही अमेजिंग। और आलोक भाई ने इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली है, हर एक चीज़ निकाला है भाई। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हर आर्टिकल को निकालना, पढ़ना, अमेरिका के अमेंडमेंट्स को निकालना, वो पढ़ना, मतलब अमेजिंग यार। मैं नहीं कर सकता। मैं आलोक भाई से पूछूंगा ज़रूर कि वो कैसे करते हैं, ताकि मैं उनसे थोड़ा सा टिप लूँ और मैं भी शायद आगे चल के अपने चैनल में उनके ही कहते हैं ना चिन्ह पे चल सकूँ और उनसे सीख सकूँ कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ूँ और इस चीज़ को मैं कैसे स्टार्ट करूँ। आलोक भाई ने जो ये वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यस, ये मैं अपने चैनल पे पहले 1000 बार कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि अल जजीरा एक बायस्ड न्यूज़ चैनल है। लोग मानते नहीं हैं, प्रॉब्लम ही है। अल जजीरा एक बायस्ड न्यूज़ चैनल है क्योंकि अल जजीरा ने कुछ टाइम पहले कश्मीर की एक वीडियो दिखा दी थी।
वो वीडियो उन्होंने सीरिया या पता नहीं कहाँ की वीडियो दिखाई थी और कहा था कि ये अभी करंट सिनेरियो है कश्मीर का। बाद में पता चला कि वो वीडियो तो कश्मीर की है भी नहीं। तो अल जजीरा की मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, वो हर वक्त मुस्लिम 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 कश्मीर मुस्लिम 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 सिंपैथाइजर न्यूज़ है और कश्मीर सिंपैथाइजर न्यूज़ है। मुझे लगता है इंडिया को बैंड कर देना चाहिए अल जजीरा। इंडिया को अल जजीरा एक्चुअली में बैंड करना चाहिए, जो कि बैंड ही नहीं कर रहे। अल जजीरा इतना प्रोपेगेंडा चलाता है और बस एक ही चीज़ है कि मुस्लिम सफ़र हो रहे हैं, मुस्लिम परसिक्यूट हो रहे हैं, कश्मीरी लोगों को राइट नहीं मिल रहा, कश्मीरी और आप एक आदमी को 100 बार बोलो कि आपको राइट नहीं मिल रहा तो 101 बार उसको खुद ही लगेगा कि साला राइट नहीं मिल रहा। तो कश्मीरी लोगों के साथ यही हो रहा है कि उनको सारी दुनिया की मुस्लिम कंट्री कह दी कि तुमको राइट नहीं मिल रहा, तो उनको भी लग रहा है साला सही में राइट नहीं मिल रहा है। अरे भाई उठो, आपकी कंडीशन पूरे पाकिस्तान से बेटर है भाई। क्या यार अजीबो गरीब चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक बहुत ही सिक मेंटालिटी है। और अल जजीरा पूरा मुस्लिम बायस पे चलता है, मुस्लिम सिंपैथाइजर पे चलता है, मुस्लिम प्रोसिक्यूशन पे चलता है। तो बोलना उइगुर के बारे में भाई, उइगुर के बारे में बोलना, बात करते हैं साले। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो अल जजीरा तो भाई मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैंने बस एक वीडियो देखी थी वो कश्मीरी वाली, उसके बाद आई नेवर वॉच अ सिंगल वीडियो फ्रॉम अल जजीरा। अल जजीरा मुझे स्टार्टिंग से पता था कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल जो कि सिर्फ रिलीजन के बेस पे चलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो रिलीजन के बेस पे आपको दिखाता है तो मेरा इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो जाता है। न्यूज़ चैनल हर न्यूज़ को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चलाए तो ही मज़ा आता है देखने में। इसलिए मैंने अल जजीरा मैंने बहुत साल पहले, मतलब अगर गलती से फेसबुक पे आता भी था तो मैंने देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं फेसबुक यूज़ ही नहीं करता भाई, जो बात है फेसबुक मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। तो ये था। मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, आलोक भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो में यार। वो दिख रहा है, ये डेटा वो डेटा, पाकिस्तानी मुस्लिम और ये वर्ल्ड मुस्लिम और ये वो मुस्लिम वर्ल्ड, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन शिट यार। और ये बड़ा अजीब लगा, मतलब कि फैसिज्म को लेके बोलो, इंडिया की इमेज ख़राब करो, चाय गांधी, ओ गॉड यार दैट्स इनसेन। पता नहीं, आई थिंक मैं इसके बाद जाके देखूंगा पाकिस्तानी रिएक्शन इस वीडियो पे कि उनका क्या कहना है। उनको तो पता भी नहीं होगा साला ऐसी कुछ होते होगा। वो वीडियो में ऐसे बोलेंगे, हाँ आलोक भाई ने बहुत सही कहा, बहुत सही कहा, इमरान खान बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। और जैसे वीडियो बंद होगा, अरे साला ये लोग हमेशा हमारे पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के। और वो पेंडू रिएक्शन, भाई पेंडू रिएक्शन, वो याकूब, अब याकूब तो सुधर गया है वैसे बाय द वे। अभी थोड़ा देख रहा है ना कि भाई लाइक वाइक आ रहे हैं, यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, तो इतना बोल नहीं सकता। तो वो बोलेगा हाँ लोग भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान ये सब मिलके ना ये गलत कर रहे हैं। और जैसे बंद हो जाएगा कैमरा बोलेंगे, अरे साला इनको तो हमेशा पाकिस्तान बैशिंग करना होता है, हर चीज़ें पाकिस्तान पीछे पड़ा। ये दैट्स एक्चुअल रियलिटी। एंड वो जिसको रिएक्शन, ओ गॉड, वो लड़कियाँ, मुझे लगता है कि मैंने जो बहुत साल पहले कुछ कुत्ते पाले थे उनका उनमें ज़्यादा दिमाग होगा। उनको ही पता होगा कौन सा न्यूज़ देखना है कौन सा नहीं देखना है। वो तो भाई मतलब उनका, मैं छोड़ो रहने दो। और फिर आपका आता है PNMM, ये मोटू, भाई मोटू का तो अलग ही लेवल है मोटू का। इस मोटू का तो अलग ही चल रहा है भाई। दैट मोटू इज क्रेजी। तो ये है प्रॉब्लम, ही है। तो दैट्स द थिंग। प्लीज़ जाके आलोक भाई की वीडियो को देखो, डिफेंसिव डिटेक्टिव की, बहुत अच्छी, इतना मेहनत किया इन्होंने इस वीडियो में। मैं उनसे बात करूंगा इंस्टाग्राम पे जाके, बाय द वे बोलूँगा आलोक भाई क्या क्या चल रहा है आपका, बड़ी मेहनत कर रहे हो यार, मतलब इतनी जॉब करने के बाद इतना रिसर्च करना। साथ में इनका एक रिएक्शन चैनल भी है, DD रिएक्ट्स। आलोक भाई DD रिएक्ट्स भी चला रहे हैं, डिफेंसिव डिटेक्टिव में भी काम कर रहे हैं, नौकरी भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी हैं। कमाल है यार, मतलब है। मैं तो बस अभी सिंगल हूँ, घर संभाल रहा हूँ और एक दो वीडियो बनाता हूँ, उसमें थक जाता हूँ मैं। एनीवे, उनसे मुझे टिप लेना पड़ेगा बाय द वे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।